अच्छा, आपका कहाँ पे कंप्यूटेशनल फिजिक्स का लेक्चर नंबर था, ख़त्म हुआ था? 36। अच्छा, मैंने जो है ना वो पीछे पढ़ाना शुरू किया हुआ है। ये जो प्रूफ्स नहीं थे मुख्तलिफ़ किस्म के, जो आपने इटरेटिव मेथड और पिकॉर्ड मेथड और ये सारे पढ़े थे, ठीक है, वो कुछ पेपर्स के अंदर आए हुए थे, तो वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने जो है ना वो कन्वर्जेंस इटरेशन मेथड के अंदर होता है कि आपका सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें कन्वर्जेंस को मैंने स्टार्ट किया, वो पिछले लेक्चर में आप पढ़ लेंगे, अभी जब वीकेंड आएगा ना तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं उधर से आगे से उसके शुरू कर रहा हूँ। कन्वर्ज करना मतलब होता है एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना, ठीक है, और डाइवर्ज का मतलब होता है पॉइंट से पड़ जाना, यानी कि सोल्यूशन का एक पॉइंट की तरफ आना या सोल्यूशन का उस पॉइंट से अवे की तरफ जो है वो जाना है। तो कन्वर्जेंस के अंदर जो है हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं और उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं? सम क्वेश्चंस, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं इसमें ए नंबर पे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है इटरेट्स का, जैसे x0, x1, x2 है, ठीक है, कि ये आप ऐसे करते हैं ना, पहला पॉइंट लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, इस तरह आप इटरेशन जो है वो करते चले जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है इन इटरेट पॉइंट्स का, ये हमेशा कन्वर्ज करता है टू ए नंबर अल्फ़ा, किसी नंबर अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? रूट होता है, यानी कि ये हमेशा उस रूट की तरफ ये जो हैं वो जाते हैं, क्योंकि आप इटरेशन में क्या करते हैं, इक्वेशन का, नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, रूट को फाइंड करते हैं। तो डज द सीक्वेंस ऑफ इटरेट्स, अब हमारे पास जो सीक्वेंस है इटरेट्स का x0, x1 और x2 ऑलवेज कन्वर्जेस, तो ये हमेशा कन्वर्ज करता है टू सम नंबर और रूट अल्फा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये रूट जो अल्फा है, क्या ये किसी इक्वेशन x इज इक्वल टू फाई ऑफ x का रूट हो सकता है? जाहिर बात है, आपको नॉन लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू फाई x की फॉर्म के अंदर वो नॉन लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। तो बी नंबर पे if it does, will alpha be the root of equation phi of x is equal to x? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इस रूट की तरफ जा रहा है तो फिर क्या ये अल्फा इस इक्वेशन का रूट हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर, यानी कि सी क्वेश्चन जो है इसके अंदर, सी क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह चूज करेंगे x0 को। x0 जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, आपको याद है कि इटरेटिव मेथड में x0 जो है वो चूज किया जाता है। किस तरह आप x0 को चूज करेंगे? जो सीक्वेंस है आपका इटरेट्स का x1, x2, x3 अप टू xn, वो कन्वर्ज करे टू द रूट अल्फा, ये उस रूट की तरफ है वो
किस तरह आप एक्स नॉट को चूज़ करें कि वो सोल्यूशन आपका जो है वो सारे का सारा कन्वर्ज कर रह जाए रूट की तरफ। तो सी पे हाउ शैल वी चूज़, हम किस तरह चूज़ करेंगे एक्स नॉट सो दैट द सीक्वेंस ऑफ इटरेट्स, कि जो सीक्वेंस है आपके पास ट्रेड्स का, अब वो सीक्वेंस किस तरह है x1 x2 अप टू xn, ये आपके पास सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू रूट अल्फा, कि वो कन्वर्ज कर जाए किसी रूट अल्फा की तरफ। तो अब हमें ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इनके आंसर चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, अब इनके आपको आंसर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ अबव क्वेश्चंस। अब इनके आंसर्स देखें तो पहले नंबर पे जो ए पार्ट है, ए क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन के लिए जो है वो क्या है कि उसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर आप कंसिडर करें एक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है उसको कंसिडर करें, और ये जो इक्वेशन आप कंसिडर करेंगे ये हमारे पास होगी कि x इज इक्वल टू 10x प्लस 1, ये एक इक्वेशन हमने कंसिडर की। अब इसमें अगर x नॉट 0 के बराबर है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है, इफ x नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियल पॉइंट आपने 0 के बराबर ले लिया, तो देन ये x जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा x1, और ये 10 की पावर 0 प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 नहीं हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये आपके पास 2 जो है वो आ जाएगा। तो अब इसके बाद फर्दर अगर आप करें, यानी कि x2 और x3 लें, तो फिर x की पावर चेंज होती जाएगी। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि x2 जो है वो 10 की पावर 2 प्लस 1 के बराबर है, तो ये 101 आ जाएगा, और अगर x3 मेरे पास 10 की ताकत 101 है जो इधर आई है, और प्लस 1, ठीक है, तो एंड सो ऑन ये चलता चला जाएगा। उसके बाद आप x4 भी यहाँ से निकाल सकते हैं, x5 भी निकाल सकते हैं, जो जितने मर्जी जो हैं वो पॉइंट आप निकालते जाएं। तो लेकिन इसको यहाँ पर आप ये लिख लें कि x3 एंड नीचे करने के सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका n इंक्रीज करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ये क्या, ये n की वैल्यू है। ठीक है, इट शोज इफ n इंक्रीजेस, n इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो xn विल इंक्रीज, तो xn भी इंक्रीज करेगा,
विदाउट लिमिट, बगैर किसी लिमिट के, x1 x2 x3 x4 x5 f6 f7 एंड सो ऑन, आप चलते चले जाए। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी तो नहीं कि ये जहाँ कहीं पर जाकर ये कन्वर्ज होगा, ये तो चलता चला जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी नहीं है कि ये कन्वर्ज हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस द सीक्वेंस, अब हमारे पास जो सीक्वेंस है x1 x2 x3 does not always converge। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कन्वर्ज हो, ठीक है जी, क्योंकि कन्वर्ज होने का तो मतलब है ना कि फिर किसी लिमिट के ऊपर जो है वो ये आ जाए, लेकिन ये तो किसी लिमिट के ऊपर नहीं आ रहा, ये तो चलता ही चला जा रहा है। तो फिर ये कन्वर्ज ज़रूर, हाँ कन्वर्ज हो भी सकता है, मे आर मे नॉट भी, हम इसको कहते हैं कि मे आर मे नॉट बी, इट कैन कन्वर्ज, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, उसके बाद अब जो बी का आंसर है, अब बी का आंसर आप देखें तो सबसे पहले आप रिकंसिडर करें, लेट अस रिकंसिडर xn plus 1 is equal to phi of xn, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास, तो ये हमारे पास nth और n+1th रूट्स के दरमियान में एक रिलेशन है। which gives the relation between nth and n+1th रूट, ठीक है। जो n और n+1th रूट के दरमियान में आपको एक रिलेशन जो है वो दे रहा है, या रूट कह लें या इटरेट्स कह लें, एक ही बात है, इटरेट्स कह लें। अब जैसे जैसे आपका n इंक्रीज करेगा, ये ठीक है, एज द n इंक्रीजेस, जो जो n की वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू होगी, द लेफ्ट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड, अब जो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है इस इक्वेशन की, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। जो द लेफ्ट हैंड साइड है टेंड्स टू द रूट, तो ये अल्फा की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अगर एंड इफ फाई इज कॉन्टिन्यूस, और फाई अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो फिर द राइट हैंड साइड, अब कौन सी है, ये वाली राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड टेंड्स टू फाई ऑफ अल्फा, तो ये फाई ऑफ अल्फा की तरफ जाना शुरू कर देगी, ठीक है जी। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अब हमारे पास लिमिट किसकी आ गई है, अल्फा की, ठीक है, अल्फा की लिमिट हमारे पास आ गई है। हेंस इन द लिमिट अल्फा,
अच्छा, हैंस इन द लिमिट अल्फा को रहना दें, वी हैव अल्फा इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा। तो अल्फा जो है ये फाई ऑफ अल्फा के बराबर हो गया है, विच शोज दैट जो कि ये शो कर रहा है द अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू फाई ऑफ x। इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा जो है। तो अब ये जो सीक्वेंस था x1, x2, x3, x4, ये किस पर कन्वर्ज कर गया? अल्फा पे कन्वर्ज कर गया। ठीक है, तो इट मीन द सीक्वेंस converges to the true root अल्फा। तो ये अल्फा की तरफ जो है ये क्या कर गया, ये कन्वर्ज कर गया। ये हमारे पास हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, अब पहले में हमने ये बताया कि ये कन्वर्ज कर सकता है, दूसरे में ये बताया कि ये कन्वर्ज कर सकता है और नहीं भी कर सकता, मे और मे नॉट बी वाली बात जो है वो आ गई। अब आगे तीसरे का जो आंसर है, अब सी का आंसर जो है अब जो थर्ड आंसर का क्वेश्चन है ये कनेक्टेड है विद ए थ्योरम। वो थ्योरम मैं अभी आगे जो है वो आपको बताऊंगा। द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन is connected to the theorem। ठीक है, अब ये थ्योरम जो है वो हम देखते हैं। पहले मैं ये थ्योरम लिखता हूं कि यहां पर क्या है। तो थ्योरम ये है कि लेट x इज इक्वल टू अल्फा बी द रूट ऑफ f of x is equal to 0 and let I be an interval। और ये कंसिडर करें कि I जो है वो कोई इंटरवल है कंटेनिंग द पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा। और इस इंटरवल के अंदर x जो है वो किसके बराबर है? वो अल्फा रूट के बराबर है। तो फिर लेट फाई ऑफ x function and phi prime of x function be continuous in I। इनको इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जहां पर वेयर फाई ऑफ x, जो फाई ऑफ x है is defined by the equation x is equal to phi of x। जहां पर आप इसको इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं और ये इक्वेशन किसकी इक्विवेलेंट है?
which is equivalent to f of x is equal to 0. जो कि f of x is equal to 0 के इक्विवेलेंट है। तो दिस इज द थ्योरम। तो अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इसमें अब दो फंक्शन आ रहे हैं, आप देखें, एक फाई ऑफ एक्स आ रहा है, एक फाई प्राइम ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि एक वैसे सादा फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये दो फंक्शन आ रहे हैं। तो अब अगर ये जो फाई प्राइम ऑफ एक्स है, देन इफ फाई प्राइम ऑफ एक्स का मॉड लेस देन 1 हो, एक से कम वैल्यू फॉर ऑल एक्स इन आई, इंटरवल आई के अंदर, तो जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ इटरेट्स, तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस है इटरेट्स का, अब इटरेट्स कौन से हैं, x1 x2 अप टू xn, कन्वर्जेस टू रूट अल्फा, provided that the initial approximation, कि जो आपके पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, x नॉट इज चूजन इन आई। ठीक है जी। अब अगर ये वैल्यू, इसका डेरिवेटिव ले लें मॉड के साथ, वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और लेस देन 1 आ जाए तमाम x वैल्यूज़ के लिए i के अंदर, तो सीक्वेंस जो है फिर वो एक लिमिट तक इटरेट करेगा। अब xn कहाँ तक आ गई, ये लिमिट आ गई ना, i1 to n लगा दो ना लिमिट, तो एक लिमिट तक इटरेट करेगा। तो जब एक लिमिट तक इटरेट करेगा तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, ये कन्वर्ज हो रहा है, और ये कन्वर्ज कब हो रहा है, जब आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं एक्स नॉट आई के अंदर, आई इंटरवल में, ये आपने पॉइंट जो है उसको कंसिडर किया एक्स नॉट को। तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर एरर डिक्रीज होगा। जब भी आप इटरेशन कर रहे होते हैं या किसी भी तरीके से नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एरर जो है वो ज़रूर आता है। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसमें एरर को रिड्यूस कर देंगे। Thus, the error decreases, तो एरर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर यही फाई ऑफ एक्स प्राइम जो है, अगर ये इंक्रीज करे टुवर्ड्स 1, पहले तो मैंने कहा ना कि लेस देन 1, लेकिन अब 1 की तरफ जाना, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ती हुई 1 की तरफ जाना शुरू कर दे, एज फाई प्राइम ऑफ एक्स इंक्रीजेज टुवर्ड्स आई, अगर ये आई की तरफ इंक्रीज करे तो जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है डिक्रीजेस, क्योंकि जब ये इंक्रीज करेगा तो ये डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, रूट से परे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आप अगर इसको बढ़ाते जाएं
तो ग्रेजुअली वी डू गेट डाइवर्जेंस, यानी कि जूं इसको बढ़ाते ही जाएंगे वो कन्वर्जेंस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्जेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुअली वी डू गेट डाइवर्जेंस, तो हमें डाइवर्जेंस मिलेगी इन द इंटरवल, उस इंटरवल में वेयर फाई प्राइम ऑफ एक्स मॉड इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, लेस देन 1 की बजाय, जारी बात है बढ़ना शुरू हो गया तो एक से, जब एक से ऊपर जाना शुरू होगा तो ये डाइवर्ज करना शुरू कर देगा कन्वर्ज की बजाय। तो अब इस केस में जाहिर बात है फिर एरर भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, thus the error grows, एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर इफ फाई प्राइम ऑफ एक्स मॉड 1 के बराबर हो तो फिर द एरर रिमेन कांस्टेंट, तो इस केस में एरर कांस्टेंट रहेगा। लेस देन 1 होगा तो एरर डिक्रीज करेगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो एरर इंक्रीज करेगा, इक्वल टू 1 होगा तो एरर कांस्टेंट जो है वो रहेगा। ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चंस थे इसके कन्वर्जेंस के और इनको हमने देख लिया। अब जरा इसकी जो है वो हमने जो फार्मूला होता है इटरेशन का, ठीक है, इस कन्वर्जेंस के कंसेप्ट की मदद से आपने जो सिंपल इटरेटिव मेथड पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके फार्मूले को ज़रा हमने कैलकुलेट करके देखना है। मैंने उसकी आपको एग्जांपल्स भी करवाई हुई हैं सिंपल इटरेशन मेथड की। ठीक है, ये मैं वो पार्ट कर रहा हूँ कि जिसके अंदर इनको प्रूव किया गया है इन चीज़ों को कि इनकी बेसिक्स क्या है। इसमें कुछ क्योंकि उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेपर के अंदर। तो अब हमें देखनी है थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम कन्वर्जेंस को थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। असल में इससे पहले जो लेक्चर हैं वो आपने अभी नहीं पढ़े, वो पढ़ेंगे आज आप। वो एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जेंस है। इससे जो पिछला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो वो हम अब वो यहाँ तक पोर्शन ख़त्म हो गया उसका ग्राफिकल का। अब आगे आ गया कि यानी कि एनालिटिकली कैसे आप इसको, एक तरीका होता है ना कि किसी चीज़ को ग्राफ से डिस्क्राइब करें, एक तरीका होता है उसको एनालिटिकली करें, एक तरीका होता है उसकी न्यूमेरिक्स करनी शुरू कर दें, न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालना शुरू कर दें। ये 3 तरीके होते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने। तो जब लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर आजकल जो रुझान है वो न्यूमेरिकल का है, क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो जब बड़ा सिस्टम सॉल्व करना होता है तो उसके लिए फिर न्यूमेरिक्स करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में सिखाई जाती है। ये वैसे मैथमेटिक्स के अंदर तो पूरा कोर्स होता है बाकायदा। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, वैसे वो होता आसान है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना होता है कि बार 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 आपको इटरेशन जो हैं वो करनी पड़ती है। तो आप ज़रा इसी की थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ जो कन्वर्जेंस है, इसी से इटरेशन का फार्मूला निकलेगा। ठीक है, तो अब आप कंसिडर करें लेट एक्स एन बी एन अप्रॉक्सीमेशन। आप कंसिडर करें कि एक्स एन जो है वो एक अप्रॉक्सीमेशन है टू द रियल रूट अल्फा, किसी रियल रूट अल्फा के लिए। तो देयरफॉर
ई एन एक्स एन माइनस एल्फा is the error in this approximation. तो ये एरर है इस अप्रॉक्सीमेशन के अंदर। तो लिहाजा अगर ये एरर है तो एक्स एन ई एन प्लस एल्फा। तो अब जो आपके पास इक्वेशन है फाई एक्स एन प्लस वन फाई ऑफ एक्स एन, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर अगर मैं पुट करूं ई एन प्लस वन इज इक्वल टू प्लस एल्फा इज इक्वल टू फाई ई एन प्लस एल्फा, ये पुट कर दूं इसके अंदर, यानी कि एक्स एन की वैल्यू पुट कर दिया। तो अब अगर आप एक्सपेंड करें इसको बाय टेलर सीरीज, एक्सपेंड फाई ई एन प्लस एल्फा इन द टेलर सीरीज, तो वी गेट, आप टेलर सीरीज का फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर, तो ई एन प्लस वन प्लस एल्फा इज इक्वल टू फाई ऑफ एल्फा प्लस ई नॉट फाई प्राइम ऑफ एल्फा प्लस 1/2 ई स्क्वेयर एन फाई डबल प्राइम ऑफ एल्फा प्लस 1/6, ये भी नॉट ही आएगा, सॉरी, 1/6 ई क्यूब नॉट फाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एल्फा अप टू सो ऑन। टेलर सीरीज जानते हैं? ये मेरे हाल मैट्रिक में होती है कि फर्स्ट ईयर में होती है? ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट ईयर में होती है शायद। तो ये टेलर सीरीज से इसको एक्सपैंड कर दिया, किस रिलेशन को? इस वाले, ठीक है, इसको टेलर सीरीज से आपने एक्सपैंड कर दिया। अब इसको एक्सपैंड कर दिया तो मैं ये पूरी इक्वेशन जो है, अगर इसके अंदर कहूँ कि अल्फा जो है वो रूट है, ठीक है, सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, अगर ये रूट है आपके पास इक्वेशन का, कौन सी? x इज इक्वल टू फाई ऑफ x का, तो फिर अल्फा जो है वो फाई ऑफ अल्फा के बराबर होगा। तो अगर फाई ऑफ अल्फा के बराबर है, अल्फा फाई ऑफ अल्फा के बराबर है, तो फिर यही वाली इक्वेशन जो है, ये वाली, इसको लिख सकते हैं ई एन प्लस वन ई एन फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा प्लस 1/2 ई स्क्वेयर एन फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा प्लस 1/6 ई क्यूब एन फाई ट्रिपल प्राइम ऑफ अल्फा अप टू सो ऑन, और इसको क्या देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, इक्वेशन एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन के लिए। अब इसी के रिजल्ट्स जो हैं इनको हम चेक करेंगे और इसके लिए कुछ केसेस देखेंगे
कि फर्स्ट इटरेशन क्या होती है, सेकंड इटरेशन क्या होती है और थर्ड इटरेशन क्या होती है। तो नंबर 1 के ऊपर केस 1, पहला केस देखें कि फाई प्राइम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं सिंपल और फर्स्ट ऑर्डर इटरेशन। सिंपल या फर्स्ट ऑर्डर इटरेशन का नाम इसको हम देते हैं, जो पहला केस है। तो अगर इस फर्स्ट केस के अंदर इफ फाई प्राइम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो नेग्लेक्ट कर दें स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ ई एन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये आ रही है ना हायर पावर इसके अंदर, इन हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दें। निगलेक्ट हायर पावर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि जो स्क्वायर वाली आ रही हैं, तो ई एन प्लस 1 हमारे पास क्या बच जाएगा, ई एन फाई प्राइम ऑफ अल्फा, यानी कि पहली टर्म आ जाएगी ना, बाकी सारी ख़त्म, उनको तो हमने निगलेक्ट कर दिया। ये हम सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इटरेशन जो है वो कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर ये देखें कि इस फर्स्ट ऑर्डर इटरेशन के अंदर अब ये मेरे पास फार्मूला जो है वो आ गया है। इस फार्मूले को अगर मैं नाम दे दूं, ये कोई छोटी इक्वेशन स्मॉल ए है। तो अब आप देखें कि इट फॉलोज दैट इफ अगर फाई प्राइम ऑफ अल्फा लेस देन 1 है, तो देन द सीक्वेंस, तो फिर आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है x नॉट, x1, x2 विल टेंड टू बी अल्फा। तो ये अल्फा होगा। लेकिन अब जनरली यहाँ पर मसला ये है कि हमें बेसिकली जो है जो वैल्यू है अल्फा की वो फाइंड करनी है कि क्या है वैल्यू। बेसिकली हमें नहीं पता कि अल्फा क्या रूट है, तो रूट को तो निकालना होता है जब आप इटरेशन करते हैं। तो बेसिकली मसला यहाँ पर ये है कि आपने अल्फा की वैल्यू जो है उसको फाइंड करनी है। तो अगर आपने अल्फा की वैल्यू को फाइंड करनी है तो फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इस अल्फा को एक्स नॉट के साथ इस अबव कंडीशन के अंदर। Since we do not in general know, हमें बेसिकली जनरली ये नहीं पता इस बात का दैट व्हाट वैल्यू द, कि कौन सी वैल्यू जो है that what the value of alpha, कि अल्फा की क्या वैल्यू हो। तो वी रिप्लेस अल्फा, अब हमें जुम्मे का नहीं पता कि अल्फा की क्या वैल्यू है, इन द अबव कंडीशन। तो अबव कंडीशन ये वाली जो कंडीशन है
इसके अंदर हम अल्फा को रिप्लेस कर देंगे बाय एक्स नॉट। तो अब यहां पर हमारे पास जो सिंपल इटरेशन है, ठीक है, अब आपने इसको इसके बराबर जो है वो पुट कर दिया, तो द सिंपल इटरेशन, तो जो आपके पास सिंपल इटरेशन है टू लीड टू ए रूट is phi prime of x naught less than equal to 1। तो ये इस कंडीशन तक चला जाएगी। तो अब आपको यहां पर ये भी पता है कि नोट also that since en+1, वो जब आपने अप्रॉक्सीमेशन लगाई थी तो en टेलर फायरल सीरीज में पहला आपने निकाला था फाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट, मैंने इसकी जगह पे रख दिया। तो फाई प्राइम ऑफ एक्स था ना, या अल्फा की फॉर्म में लिखा था, तो इसको मैंने फाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट जो है वो रख दिया। तो अब ये फाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट जो है, द क्लोजर फाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट, अगर क्लोजर है आपके पास फाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज टू 0 के, तो द मोर क्विकली तो अब अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो मोर क्विकली जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कौन सा है हमारे पास, x0, x1, x2 विल कन्वर्ज। तो ये कन्वर्ज कर जाएगा अगर ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस की एक कंडीशन है इस केस के अंदर, और ये केस आपने क्या लिया था, केस आपने लिया था कि फाई प्राइम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 की इक्वल नहीं है, लेकिन 0 की तरफ जा रही है, तो इट कैन बी द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, बट नॉट इम्पॉर्टेंटली इट इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद दूसरा केस जो है, सेकंड केस के अंदर, अब इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन जो है वो हम करेंगे। तो केस नंबर 2 देखें आप, केस नंबर 2 के अंदर व्हेन फाई प्राइम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 बट फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। फाई प्राइम ऑफ अल्फा 0 के बराबर है, लेकिन फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा 0 के बराबर, ये क्या, सेकंड ऑर्डर इटरेशन, ठीक है जी, सेकंड ऑर्डर इटरेशन, इसको हम सेकंड ऑर्डर इटरेशन का नाम देंगे। तो अगर इफ फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इसमें इस केस के अंदर अब वही वाली इक्वेशन जो पहले ही लिखी थी, जो सीरीज खोली थी टेलर से, पहले मैंने कहा कि मैंने स्क्वायर और क्यूब वाली टर्में निगलेक्ट कर दी। अब यहां पर जो है हम सिर्फ क्यूब और उससे हायर टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे, क्यूब और
उससे हाई टर्म्स को, तो पीछे फिर हमारे पास रह जाएगी टर्म स्क्वायर वाली, ठीक है। तो स्क्वायर वाली टर्म जो रह जाएगी वो क्या आएगी, ई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 2 फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा ई स्क्वायर एन। निगलेक्ट क्यूब टर्म्स इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इट मीन्स के द ईच एरर इन दिस केस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस वन। अब ये ई एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर को ही कर रहा है ना, तो ये स्क्वायर है, पीछे जोन सा भी एरर आ रहा है ये उसका स्क्वायर है। तो इट मीन्स दैट ईच एरर, हर एरर जो आ रहा है इन दिस केस, इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस वन। पिछले वाले से। इट शो दैट कन्वर्जेंस इन द सेकंड ऑर्डर इटरेशन इज नॉर्मली वेरी रैपिड। अब ये क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, तो अब ये सेकंड ऑर्डर इटरेशन में ज़्यादा जल्दी से कन्वर्ज करेगा। तो इट शोज दैट convergence in the second order iteration is normally very rapid। तो बड़ी तेज़ी से इटरेशन जो है वो होगी इस केस के अंदर, बढ़ता तेज होता जाएगा। तो ये हमने क्या स्टडी कर लिया, दूसरा केस। तो अब आ जाए आप केस नंबर 3 के ऊपर। अब जाहिर बात है वो जो आपने पहले इक्वेशन लिखी थी, हम उसके अंदर ऑर्डर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। यही कर रहे हैं ना काम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, अब थर्ड ऑर्डर पे आ जाए। तो केस 3, तो केस 3 में व्हेन फाई प्राइम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है, बट फाई ट्रिपल प्राइम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर इटरेशन। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर इटरेशन जो है वो आ जाएगी। तो अब थर्ड ऑर्डर इटरेशन है अगर आपके पास, तो कंडीशन है कि इफ फाई प्राइम ऑफ अल्फा फाई डबल प्राइम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो देन अब फिर कौन सी टर्म रह जाएगी पीछे, फाई ट्रिपल प्राइम वाली आएगी, यानी क्यू वाली रह जाएगी। देन ई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6 फाई ट्रिपल प्राइम ऑफ अल्फा ई एन क्यूब, ये टर्म रह जाएगी। एंड देयर इज ए वेरी रैपिड कन्वर्जेंस। और यहां पर बड़ी तेजी से कन्वर्जेंस जो है वो अकर करेगी। तो लिहाजा यहां पर जो एडवांटेज है
वो ये है कि टेंड टू द ऑफसेट बाय द फैक्ट दैट हायर ऑर्डर ऑफ इटरेटिव प्रोसेस द मोर कॉम्प्लिकेटेड फाई ऑफ एक्स टू बी। जितना हायर ऑर्डर लेते जाएंगे उतना फाई ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो टाइम जो है वो आपका सेव होता है कन्वर्जेंस करने से हर पॉइंट के ऊपर, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जब आप इटरेशंस कर रहे हैं और इटरेशंस करते हुए जितनी जल्दी आपका सॉल्यूशन कन्वर्जेंट होता है, यानी कि रूट की तरफ जाता है, तो इटरेशंस कम हो जाती हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वो जल्दी कन्वर्ज ना हो तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, वो फिर इटरेशन जब तक वो होता नहीं है कन्वर्ज, आपको इटरेशन जो हैं वो करनी पड़ेंगी। ठीक होगी जी बात। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसके अंदर स्टडी करनी है वो देखना है इसका एक्सेलरेशन, देखना है कन्वर्जेंस का। अभी ये तो जो इसका कन्वर्जेंस देखा ना, अब एक्सेलरेट जो है ये किस तरह करती है वो चीज़ चेक करनी है। तो हमारे पास जो स्लो रेट है कन्वर्जेंस का ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड। हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एटिकन डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस। यहाँ पर एक ख़ास एटिकन डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। एटिकन डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस, ये एटिकन डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस जो है, इससे जो फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव प्रोसेस है उसमें जो स्लो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में स्लो कन्वर्जेंस होती है, सेकंड ऑर्डर में उससे बढ़ती है, थर्ड ऑर्डर में तो जितना आप ऑर्डर ऊपर करते जाते हैं कन्वर्जेंस, तो स्लो कन्वर्जेंस को अगर आपने तेज़ करना है तो ये डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस जो है इसको हम यूज़ करते हैं एटिकन्स। इसको लिख लें एटिकन्स। तो अब इसको कैसे आप करते हैं, लेट x i माइनस 1 और x i और x i प्लस 1 with 3 successive approximation, with 3 successive अप्रॉक्सीमेशन। तो ये 3 सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टू बी डिजायर्ड रूट x is equal to alpha of the equation x is equal to phi of x। तो ये 3 अप्रॉक्सीमेशंस आपने इसके अंदर ले ली। कौन कौन सी, एक्स आई प्लस 1, हाँ जी, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, तो कोई भी अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस लेना है, वी कैन राइट, तो हम राइट कर सकते हैं कि ई एन प्लस 1 इज इक्वल टू फाई प्राइम ऑफ एल्फा ई एन के ई एन के बराबर है। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमारे पास अब ये ई एन है,
इसकी 0 वैल्यू भी हो सकती है, इसकी 1 वैल्यू भी हो सकती है, इसकी 2 वैल्यू भी हो सकती है। तो वेयर E0 इज इक्वल टू अल्फा माइनस xi माइनस 1, E2 अल्फा माइनस xi, सॉरी E1 अल्फा माइनस xi और E2 अल्फा माइनस xi प्लस 1। ठीक है, इसमें ये 0, 1, 2 वैल्यू इसके अंदर रख दें, वो जो एरर होता है पीछे मैंने डिफाइन किया। अब इसमें सेट करें, सेटिंग n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। तो इसमें आप जब करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये क्या आ जाएगी? अल्फा माइनस xi के अल्फा माइनस xi माइनस 1, इसको कह दें ये इक्वेशन 1a है। फिर आ जाएगी अल्फा माइनस xi माइनस 1 के अल्फा माइनस xi, इसको कह दें ये इक्वेशन 1b है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे में से। सब्ट्रैक्ट 1a एंड 1b, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो xi माइनस 1 माइनस xi इज इक्वल टू के xi माइनस 1। ठीक है जी, तो यहां से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकल सकती है। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा? xi प्लस 1 माइनस xi डिवाइडेड बाई xi माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है k की, इस k की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1a के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ k इन 1a, 1a के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस xi प्लस 1 माइनस xi माइनस xi माइनस 1 और अल्फा माइनस xi माइनस 1, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि अल्फा की वैल्यू निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन टर्मों को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू xi प्लस 1 xi माइनस 1 माइनस xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाई xi प्लस 1 माइनस 2xi प्लस xi प्लस 1। ठीक है जी, अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा
इज इक्वल टू, अब ये एक्स आई प्लस वन एक्स आई माइनस वन है, तो एक्स आई प्लस वन एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर आई, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वेयर आई प्लस वन प्लस टू एक्स आई प्लस वन और प्लस टू एक्स आई प्लस वन। इधर एक टर्म और ऐड करनी है, एक्स स्क्वेयर आई प्लस वन प्लस टू एक्स आई प्लस, अब इसी टर्म के अंदर ये मैंने सारा ऐड कर दिया, ठीक है, तो आखिर में पानी यही जाएगा ये नीचे, तो एक्स आई वन माइनस टू एक्स आई प्लस एक्स आई माइनस वन, ये आ जाएगा। अब ये सारी चीज जो है इसमें ये स्क्वायर नहीं बन जाएगी, स्क्वायर ही बन जाएगी ना, इसीलिए सारा इसको एडिशन किया है इसके अंदर, ये स्क्वायर बन जाएगी। तो ये जब स्क्वायर बनेगी तो अल्फा आ जाएगा आपके पास एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस वन माइनस टू एक्स आई प्लस एक्स आई माइनस वन। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस यहीं पर हमने इसको कहा था कि इसको डेल्टा स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेगी डेल्टा स्क्वायर की वैल्यूज। तो लेट अस डिफाइन डेल्टा एक्स आई एंड डेल्टा स्क्वायर एक्स आई माइनस वन बाय द रिलेशंस, और यहाँ पर रिलेशन जो आ जाएंगे डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, और डेल्टा स्क्वायर एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस वन आ जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब डेल्टा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो डेल्टा स्क्वायर एक्स आई माइनस वन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा एक्स आई माइनस वन आ जाएगा। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दे, तो डेल्टा स्क्वायर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वन माइनस टू एक्स आई प्लस एक्स आई माइनस वन। वो डेल्टा की मैंने बीच में वैल्यूज रख दी, उसके डिफरेंस जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी इक्वेशन को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो अल्फा
मेरे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस 1 माइनस डेल्टा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर एक्स आई माइनस 1 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ 0 के बराबर है यानी कि पॉजिटिव है। इसको कह दें, ये क्वेश्चन नंबर 3 की है पीछे डिफाइन, इसको 4 कह दें। तो अब ये सारा क्या हमने प्रोसेस किया है, डेल्टा स्क्वायर। अब ये जो एटिकन मेथड है इसको आप सेकंड ऑर्डर इटरेशन के ऊपर नहीं लगा सकते। सेकंड ऑर्डर पर लगाएंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही लगाया है। तो ये सिर्फ यूज़ होता है, इट कैन ओनली बी यूज टू एक्सेलरेट द कन्वर्जेंस ऑफ एनी सीक्वेंस दैट इज लीनियरली कन्वर्जेंट। जो लीनियरली हो यानी कि लोअर ऑर्डर के लिए, हायर ऑर्डर के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो Eckert मेथड can only be used to accelerate the convergence of any sequence किसी भी सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है उसको एक्सेलरेट करने के लिए दैट इज लीनियरली कन्वर्जेंट, जो कि लीनियरली कन्वर्जेंट है। हायर ऑर्डर्स पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है मैं वो न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है उसको स्टडी करूंगा, जो नेक्स्ट है इससे आगे। अब मैंने ये कन्वर्जेंस जो है ना यहाँ पर ये इसको कंप्लीट कर दिया, जो सिंपल इटरेटिव मेथड है उसको, और उसके बाद फिर बाइसेक्शन मेथड और सीकेंड मेथड जो है वो 3 और रह जाएंगे, जिनको क्या हमने देखना है, इनका थ्योरेटिकल प्रूफ जो है वो देखना। ठीक है, कन्वर्जेंस जो है वो आई हैव कंप्लीटेड, यानी कि अगर आपको सिंपल इटरेटिव मेथड आ जाए तो आपने इस तरीके से उसको प्रूव करके वो कन्वर्जेंस का कोई भी केस आपसे पूछ सकता है इसके अंदर। कल अब न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है मैं करूँगा।